Assalamualaikum to all students of Rifa International University Gulbarga Campus Lahore 2023. Myself Kashaf Malik and I am here to explain you the subject quantitative reasoning via the slides of Dr. Faizan. So, what is quantitative reasoning? The lecture number 1 and lecture number 2 are merged by me as I have not the slides of lecture number 2, but I will explain that very well inshallah. And if still you have any query, you can ask to me very freely. So quantitative reasoning. Basically the word quantitative means the amount of something and reasoning means that you want some reason. वजह चाहिए आपको कोई. क्वांटिटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी, किसी चीज़ की अमाउंट. रीजनिंग का मतलब होता है कि आपको कोई वजह चाहिए. ठीक है. अब देखें, रीजनिंग यानी वजह हमें कब चाहिए होती है? जब हमारे पास कोई मसला होता है. जब कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, उसको अंडरस्टैंड करने की हमें वजह चाहिए ना. ये जो वजूहात होती हैं, जब हम उसको मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्वांटिटिव का नाम दे देते हैं. ठीक है. सो अगर बेसिक डेफिनेशन में करूँ क्वांटिटिव रीजनिंग की, सो दैट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल इशूज़ is known as quantitative reasoning in our daily life. मतलब अगर आपको मैं डेली लाइफ से एग्जांपल दूँ तो क्वांटिटिव रीजनिंग में हमारे घर का बजट आ जाता है. जो हम अपने घर का राशन वगैरह लेकर आते हैं उसमें हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि यार ये चीज़ इतने की लेनी है, इतने की लेनी है, इतने की लेनी है. और हम लोग ऐसे करके पूरी एक लिस्ट शेयर आउट करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं चीज़ों को कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है. ठीक है. तो ये आपकी क्वांटिटिव रीजनिंग है. अब मैं आपको फिज़िक्स की तरफ से अगर एग्जांपल दूं तो रॉकेट्स, जो सैटेलाइट्स इस वक्त जीपीएस सिस्टम जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम तरीन सिस्टम है. हमारे जो वेदर सैटेलाइट्स हैं एंड आइदर मैनी अदर थिंग्स, मार्स पे जो है वो एस्ट्रोनॉट्स जाके रिसर्च कर रहे हैं, मून पर जाके रिसर्च कर रहे हैं. तो ये सब किसने पॉसिबल किया? ये सब कुछ बेसिकली हमारी क्वान्टिटिव रीजनिंग ने ही मुमकिन बनाया है कि लोग इतना आगे जा रहे हैं. ठीक है. डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हम क्यों अरिथमेटिक मीन पढ़ें, हम क्यों अलजबरा पढ़ें, हम क्यों ज्योमेट्री पढ़ें, किधर यूज़ होती है? तो बेटे इधर यूज़ होती है. सो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है क्वांटिटिव रीजनिंग की? देखिए क्वांटिटिव रीजनिंग जो है ना वो सिर्फ नंबर से रिलेटेड नहीं है. मैंने पहली बात बता दी आपको कि ये सिर्फ 1 2 3 नहीं है, ये काउंटिंग नहीं है, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है. दैट इज़ नॉट ओनली द डेमास रूल. डेमास रूल से आगे भी इसकी बहुत सारी वेरिएशंस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है. तो ये बेसिकली हम अपना जो ग्लोब है, हमारी जो दुनिया है, उसको हम एक मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं. ठीक है. यानी हमने किसी चीज़ को मेजर करना है, हम स्केल यूज़ करेंगे. हमने कपड़े नापने अपने, हम इंची टेप यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ मैथमेटिक्स विच इज़ embedded in our daily life and we are not getting it. स्प्रिंग बैलेंस, ये सब चीज़ें क्या है? ये टेक्निकल बैलेंसिंग क्या है? ये मैथमेटिक्स है. ठीक है. सो जो हमारी दुनिया है ना वो आज मैथमेटिक्स के बगैर बिल्कुल भी नहीं चल सकती. हम जिस प्रोफेशन में जाएंगे अगर पैसे गिनने ही नहीं आएंगे तो मुझे बताएं आप किसी प्रोफेशन में वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. दैट इज़ क्वान्टिटिव रीजनिंग. क्वान्टिटिव रीजनिंग का पहला तो जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि भाई आपको समझाना है मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में. दूसरे नंबर पे उसने आपको बताना है कि आपने किस तरह से किसी चीज़ के लिए जो है वो डिसीजन लेना है. आपने किसी चीज़ को कैसे अपने लिए सेलेक्ट करना है. होता है ना, हम कहीं, चलो गर्ल्स की बात करते हैं, हम कहीं शॉपिंग के लिए चले गए हैं तो अब समझ नहीं आ रहा यार ये सूट भी पसंद आ रहा है, वो सूट भी पसंद आ रहा है, कौन सा लें? पिंक भी अच्छा लग रहा है, रेड भी अच्छा लग रहा है. डिसीजन नहीं हो रहा, लेकिन ख़रीदना कोई एक है हमें, तो डिसीजन हमें करना पड़ेगा. क्वांटिटिव रीजनिंग बेसिकली हमें इसी तरह के डिसीजंस में जो है वो मदद देती है इन द व्यू ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ज़ाहिर है जब हम लोग डिसीजन मेक कर लेंगे, हम लोगों ने एक चीज़ में अपना जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये काम करना है, तो हमारा मसला खुद ब खुद हल हो गया कि नहीं हुआ. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कि वही बात जो अभी मैं काफ़ी देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या फ़ायदे हैं क्वांटिटिव रीजनिंग के. आपको अपने मसाइल हल करने में मदद देती है. आपको किसी चीज़ के बारे में जो है वो एक डिटर्मिनेशन देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ.
आपको एनालिटिकल और लॉजिकल बातों की तरफ लेकर जाती है, आप लॉजिक देखते हो चीज़ की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों का हाल तो ये है कि अपने अमेरिका ड्यूरेशन में हम लोग जो है ना वो लॉजिकल की बुक पढ़ते थे, यानी हम लॉजिकल को भी एज अ सब्जेक्ट लेते थे, बजाय इसके कि हम समझते हम उसको भी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते थे। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है कि आप किस तरह से किसी भी डाटा को लेके चलते हो, ठीक है। यानी आपको अंदर से एक यकीन दिलाती है कि मैंने जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन ठीक है और वो इसी तरीके से होनी है, ठीक है। आपके अंदर जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस आता है अपनी बात को जो है वो एक्सप्लेन करने का, अपनी बात को बताने का। तो ये आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का फ़ायदा था। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती क्या है, चलिए इसको एब्रीविएट करते हैं हम लोग QR की टर्म में। और बेसिकली ये जो है ना ये हमारी एबिलिटी को बढ़ाती है समझने की, सीखने की, परखने की और डिस्प्ले करने की, दिखाने की कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग ना इसको न्यूमेरिकल डाटा के तौर पे भी लेते हैं, ड्राइंग की यानी ग्राफ्स वगैरह भी बनाते हैं। अब अगर आप लोगों का ट्रेड से कभी कोई ताल्लुक़ रहा हो ना तो काफ़ी सारे बच्चों को जो है ना वो पता होगा, मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट है या बिज़नेस एंड कमर्स में जिनका इंटरेस्ट है, कि वहाँ पे जब आप देखते हो ना शेयर होल्डर्स जो लोग होते हैं वो जब देखते हैं कि शेयर कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे आ रहा है तो वो हमेशा ग्राफ की फॉर्म में होता है। आप कभी वेदर देखोगे ना वो ग्राफ की फॉर्म में आपको नज़र आएगा, आप कभी ECG या EEG करवाओगे ना वो आपको ग्राफ की फॉर्म में नज़र आएगा। जितने न्यूरोकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सारों के जितने भी रिजल्ट्स हैं ना वो सारे आपको ना ग्राफ की फॉर्म में नज़र आएंगे। कभी कोई ये नहीं आके पूछेगा कि भाई मेरा 8.9 था, 9.8 तुम्हारा क्या था। तो आपको हमेशा ना ग्राफ पे एक एवरेज रेट मिलता है, पर्सनल कोई रेट नहीं मिलता। जैसे एंजाइम की ऑप्टिमम एनर्जी की तरफ अगर मैं इसको लेके जाऊँ, क्योंकि हम सब मेडिकल के स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह, तो हम लोग इसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर ऑप्टिमम एनर्जी की बात की जाए ना या ऑप्टिमम pH की बात करें तो उसमें भी हमने देखा था, अगर आप सबको याद हो, ग्राफ ही था, ठीक है। और ग्राफ से ही हमने जो है ना वो एवरेज रेट निकाला था कि 7 पर जो है ना 7 pH पर एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्कआउट करता है, ठीक है। और वो वैसे डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे 37 हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो ऊपर नीचे भी होता ही है। तो ये सब कुछ हमें ग्राफ की फॉर्म में पता चलता है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अच्छा, अगली बात है कि मैथमेटिक्स जो है ना वो आज शुरू नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। हमारे जो आबा व अजदाद थे ना जो गारों में रहते थे, घर भी नहीं थे, ये उस वक्त से चला आ रहा है। अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजबरा, सबसे पहले जो मैथ्स आया था ना वो अरिथमेटिक था, फिर जो था वो अलजबरा आया, उसके बाद जो है वो ज्योमेट्री आई, फिर ज्योमेट्री में आगे वेरिएशंस आई, ज्योमेट्री में भी फिर जो है वो लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकाली, एंगल्स से आगे जो है वो बहुत एक मतलब वसी अरीज जो है ना वो काम हुआ इस पर। डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया, अब हर एक की डिटेल तो मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं करूँगी, तो ये आप स्लाइड्स लिखी हुई आप पढ़ लो, ठीक है। ये 4 साइंटिस्ट थे, इनमें से एक जो है इन्होंने अलजबरा की ही सब डिवीजन पे काम किया था और उन्होंने जो था वो क्यूब के लिए इक्वेशन बनाई थी, एक ने जो है वो स्क्वायर के लिए इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो आपको ना ये सारी डेट्स, ये नेम्स, ये याद होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये जो ना ये लर्निंग का ही पोर्शन है, इसमें कंसेप्ट नहीं है कोई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको मेरी बात समझ आ गई। पाइथागोरस थ्योरम का मैंने पीछे जिक्र नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना ये भी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये भी ज्योमेट्री की जो है ना फर्दर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की भी आगे से एक सब टाइप है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होती है। और इसमें बेसिकली आप हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर पढ़ते हो। हाइपोटेनियस जो होती है ना वो टिल्टेड साइड ऑफ ट्रायंगल होती है, बेस जो होती है वो सेंटर वाली लाइन को कहा जाता है और हाइट जो होती है एवरीवन नोज कि वर्टिकल लाइन को जो वो हाइट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को बेस कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो अब हम आगे बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो आज के ज़माने में क्यों ज़रूरी है। आज के ज़माने में आप फिज़िक्स पढ़ोगे, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते आए हैं, हमें पता है। आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है।
मशीन्स की जब तक आपको मेजरमेंट नहीं करनी आ रही कोई फ़ायदा नहीं। आप डॉक्टरी की तरफ आ रहे हो, ग्राफ इंक्लूड है, ग्राफ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? आपको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आ रही, आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाते हो, मैथमेटिक्स नहीं आएगा, बाइनरी फिजन नहीं आएगा, बाइनरी नंबर्स को यूज़ करना नहीं आ रहा, तो आप किस चीज़ की आईटी कर रहे हो? ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारे डेली लाइफ की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है जिसको हम किसी भी तरीके से जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग चलते हैं कि नंबर्स की तरफ चलते हैं। नेचुरल नंबर्स यू ऑल नो वेरी वेल 1 से लेकर अप टिल टू इन्फिनिटी तक होते हैं और ये काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के नंबर होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लास में कितने बच्चे थे? क्लास में 10 बच्चे थे। कितने रूम्स थे स्कूल में? 50 या 50 रूम्स थे। दैट इज़ नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हो, यानी होल के लिए ज़रूरी नहीं है कि अंदर कोई ना कोई चीज़ मौजूद हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यू आर एट द ज़ीरो, यू आर एट द प्लेस ऑफ ज़ीरो, स्टिल यू कैन काउंट इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी अजीब सी बात कर दी कि ज़ीरो को काउंट कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, ज़ीरो को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन होल नंबर्स की खासियत ही ये है कि ये काउंटिंग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये नॉन काउंटिंग ऑब्जेक्ट को भी जो है ना वो इंक्लूड करता है। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। इंटीजर्स में हम लोग 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 0 इज़ ऑल्सो अवर इंटीजर, और इसके साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन नहीं आता। इंटीजर्स का बेसिकली हमारी ज़ाती ज़िंदगी में काम क्या है कि इंटीजर्स जो है ये हमें टेम्परेचर का बताते हैं। अब अगर किसी ने एक्सप्लेन करना हो कि भाई मरी में कितना टेम्परेचर है इस दफ़ा, तो भाई -6 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब सर्दी थी, बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ये चीज़ इस बात को इंडिकेट नहीं कर रही है कि कितनी सर्दी थी, लेकिन इंटीजर्स हमें मदद देते हैं ये बताने के लिए कि भाई माइनस में यानी कितनी ज़्यादा ठंड थी या प्लस में कितनी ज़्यादा गर्मी थी। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं लाहौर वाली साइड की, पंजाब के रीजन की बात करूँ या सिंध के रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पे बाज़ औक़ात गर्मियों में -50 से भी जो है ना वो टेम्परेचर +50 से भी ऊपर चला जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है गर्मी सर्दी का, वेदर का? ड्यू टू अवर इंटीजर्स, ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। ओके, नाउ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की जो एक बहुत आसान पहचान है वो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ये रुक जाते हैं। ठीक है, ये चलते नहीं जाते, ये रुक जाते हैं, यानी आप इसको जो है ना वो राउंड ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना ये हमेशा आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेंगे विदाउट डेसिमल, और हमेशा डेसिमल की फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन टर्मिनेटिंग होंगे, रुके हुए होंगे, चल नहीं रहे होंगे। यानी कि अगर मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल दूँ ना, जैसे पाई है तो 3.142, आगे इतने नंबर है 7596, इतनी लंबी इसकी वैल्यू है, वी कांट लर्न इट, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे लिखा है 0.75, तो ये रुका हुआ है, इसके आगे कोई नंबर नहीं चल रहा, तो ये रैशनल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इर्रेशनल नंबर्स, सो इर्रेशनल नंबर्स हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट की ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कभी भी रुकती नहीं है, चलती चली जाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। अगर डेसिमल्स की फॉर्म में हो, फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो है वो इनके नीचे मोस्टली 1 आता है, और ये हमारे जो है वो ज्योमेट्रिक कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, तमाम रैशनल, तमाम इर्रेशनल, यानी तमाम कांस्टेंट्स, तमाम नॉन कांस्टेंट्स, तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तमाम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे लिए बहुत कारआमद है। हमारी मेजरमेंट्स में हमने कोई चीज़ मेजर करनी है, सेंटीमीटर में करनी है, मीटर में करनी है, मिलीमीटर में करनी है, पिकोमीटर में, फेम्टोमीटर में, इन विच एवर यूनिट यू वांट, ये रियल नंबर्स में आपको प्रोवाइड करेगी। यानी अगर मैं आपको इसकी करीब से एग्जांपल दूँ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, और जो नेक्स्ट होते हैं वो आपके पास डाउटफुल डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आप इसको ले सकते हो रियल नंबर्स को। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स आर बेसिकली द कॉन्स्टेंट्स। जैसे आपने 9th में, अपनी 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, FSC में, फिज़िक्स में वेक्टर्स के बारे में। आपको पता है एक होता है यूनिट वेक्टर, अगर आप एक्स एक्सेस पे ले रहे हो तो I, Y पे ले रहे हो तो J, Z पे ले रहे हो तो K। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल में A + BI, ये जो I है ना, I
दैट इज़ योर इमेजिनरी नंबर बेटे। इज इट क्लियर? तो ये आपकी यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्वांटम मैकेनिक्स में और सिग्नल प्रोसेसिंग में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स की टाइप्स हैं जो यहाँ पर मिसिंग है। दैट इज़ कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। नंबर्स की इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं कि आप उनको अपने फिंगर टिप्स पे काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि इतना कंटेंट काफ़ी है, लेकिन समहाउ क्वेश्चन आ जाता होता है। सो प्राइम नंबर्स आर दोज जो अपने अलावा और वन के अलावा किसी टेबल पर नहीं जाते। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कोई से दो टेबल्स पर जाती हूँ वन के अलावा। और कंपोजिट नंबर्स आर ऑल द नंबर्स, ऑल द प्राइम एंड नॉन प्राइम नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन अवर लाइफ्स? बैंक्स में, फाइनेंसिंग में यूज़ होती है, साइंस इंजीनियरिंग में, हेल्थ केयर में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया पीछे, बिजनेस में यूज़ होती है, ट्रेड का मैंने जिक्र किया, एजुकेशन में इस्तेमाल होती है, हम पढ़ भी तो रहे हैं। हम फिजिक्स में जाते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं, हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल पेंडुलम का। क्या यूज़ कर रहे थे? स्केल यूज़ कर रहे थे। क्या है वो? मैथमेटिक्स का यूज़ आ गया ना बीच में, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है क्वांटिटेटिव स्किल्स की? ये वही बात पीछे वाली। सो आई डोंट थिंक दोबारा इसको एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। की पॉइंट्स इसके यही है कि आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो समझ में आनी चाहिए, आपको इसकी जो है वो बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, किस किस की क्या खिदमात थी हमारे मैथमेटिक्स में, कब से ये शुरू हुआ और कब जाकर ये ख़त्म होगा। कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ता क़यामत चलेगा, क्योंकि ये जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक है। उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड नंबर्स की हमने टाइप्स पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 8 टाइप्स पढ़ाई, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको बाकी 3 और नंबर्स की टाइप्स बताई हैं। सो कीप इट इन माइंड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हमने बात कर ली, बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन, ETC। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फॉर यू गाइज, सो यू कैन स्टडी इट and you must be aware about it and should implement in your lives. Thank you very much. This is the first lecture of quantitative reasoning.